ओके सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, अभी तक अगर आप देखोगे कि आपने साइंस में तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं, केमिस्ट्री भी, थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी भी, थोड़ी थोड़ी फिजिक्स भी। लेकिन अभी क्या है, आपका थोड़ा सा लेवल अप हम करेंगे, है ना। आपको क्या है, अभी तक क्या पूरा थ्योरी थ्योरी पार्ट पढ़ाया गया था, तो इस पूरी मतलब आप देखोगे कि बुक में कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल भी देखने मिलेंगे, डेरिवेशन भी देखने मिलेगी। तो आपका असली में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ये है। ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, नॉट जस्ट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आगे भी बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैटर होता क्या है। ठीक है, और वाई द टाइटल इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये टाइटल का जो आप देखोगे मतलब ही यही है कि आपके आसपास आप जो भी देख रहे हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं वो मैटर है। ठीक है, आपने 8th में पढ़ा था सेल चैप्टर। सेल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हर लिविंग एंटिटी जो भी है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, वो सबकी जो बेसिक यूनिट है जिससे वो बने हैं वो क्या है, सेल है। उसी तरह हम लोग मानकर चलते हैं कि जो मैटर है, मैटर क्या है, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ हमको दिखती है, ठीक है, हम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन सब में क्या है, उन सब की जो बेसिक यूनिट है वो पार्टिकल है, जैसे हम एटम भी बोलते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है कि एटम से ही मैटर बना है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमको देखना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब क्या है? फिजिकल नेचर का मतलब है कि अगर आप देखोगे कि बाहर से मैटर दिखता कैसा है, किसी भी चीज़ का फिजिकल फॉर्म। अगर आप देखोगे, हमने दो तरह के चेंजेस पढ़े थे, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, राइट। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ के जो बाहरी प्रकृति है या फिर जो एक्सटर्नल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, उसमें हमको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब है मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। तीन तरह की फॉर्म में मेजरली मैटर हमको मिलता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, अभी आपको ये बता रहे हैं मैटर बनता कैसे है। मैंने आपको बताया था मैटर पार्टिकल से बना होता है। जितना भी मैटर हमारे आसपास है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेल से कोई लिविंग बॉडी बनती है, उसी तरह छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत ही माइन्यूट मैटर पार्टिकल से, एटम से हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास वो सब बनी हुई है। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब एटम्स को आप देख सकते हो क्या? आप नहीं देख सकते। आप सेल को देख सकते हो क्या नेकेड आई से? आप नहीं देख सकते। ठीक है, उसी तरह से आप एटम को भी नहीं देख सकते। ओके, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नाउ दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी पार्टिकल्स आप देखते हो ना, वैसे तो आप नहीं देख सकते लेकिन हाँ, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, बहुत छोटे स्पेसेस होते हैं, और उनके बीच के स्पेसेस में एक्चुअली में कितना स्पेस है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मैटर का फॉर्म क्या है, मैटर की स्टेट क्या है। अगर इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, दीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखोगे, आपको हमेशा काम आएगा। जो पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, जो मतलब आप कहोगे कि गैप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वैरी करते हैं। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड्स में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होंगे, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है काफ़ी हाई होगा। ठीक है, और लिक्विड्स में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम होगा। ठीक है, उतना नहीं होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, थोड़े थोड़े दूर होंगे पार्टिकल्स, है ना, जिससे वो फ्लो कर सके। लिक्विड्स की क्या होती है टेंडेंसी, वो फ्लो करते हैं ना। उसी तरह से जब आप देखोगे सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है, लिक्विड्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि आप देखोगे, आप किसी कमरे में एंटर करते हो और अगर किसी कोई परफ्यूम है या कोई एयर फ्रेशनर है तो आपको वहाँ से उसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है, अभी इसको डिफ्यूजन भी कहते हैं, इसको हम आगे अभी और समझेंगे अच्छे से। अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर होता है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कितने हैं, कितने इंटेंस हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। अगर सॉलिड है तो बहुत ही कम स्पेसेस है, अगर जो लिक्विड है तो थोड़े से लार्ज स्पेसेस है, और अगर गैसेस है तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब जो मैटर में पार्टिकल्स हैं, जाहिर सी बात है वो हैं उसमें, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। पहली बात आपको याद रखनी है कि वो वहाँ बैठे नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स है तो वो बैठे हुए हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये मूवमेंट टेम्परेचर से उस इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब कोई परफ्यूम लगाता है तो आप बहुत दूर से भी उसके पार्टिकल्स आप तक पहुंच जाते हैं ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मैंने आपको अभी यही बताया था। दूसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या? जो पार्टिकल्स होते हैं ना, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैस हो, ठीक है, कुछ इंटेंसिटी में उन सब के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ईच अदर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, देर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये फोर्सेस पार्टिकल्स को एक साथ रखते हैं, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वैरी करती है, मैंने आपको जैसे बताया सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैसेस में वैरी करती होगी, जाहिर सी बात है। सॉलिड्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, उतना नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है, जिससे वो फ्लो कर सके। ओके, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पानी पी रहे हो, पानी उछल के कहीं और भाग गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, क्या पता होता हो। तो ठीक है, उसके बाद हम गैसेस देखते हैं। गैसेस में भी अब मैंने आपको बताया अभी कि आप कहीं और खड़े हो और कोई अगर किसी ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा है तो आपको पता लग जाता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। एक तरह की एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन एक क्रिएट होती है। अभी आप यही समझो, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको भी क्या बताया कि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस तो होता है और पार्टिकल्स वहाँ बैठे नहीं हुए, वो मूव कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है पार्टिकल्स में, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी ना। तो इसीलिए ये जो एनर्जी है ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी मैटर का स्टेट क्या रहेगा। ओके, समझ में आ गया? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी मैटर की। क्या? पहला, पार्टिकल कांस्टेंट मोशन में होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में होते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी डिफर करती है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और तीसरा, पार्टिकल्स जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे कोई भी मैटर का स्टेट हो। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको इसको देखो कितनी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर आ गया ये सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड्स पे अब इसको ठीक से समझो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना एकदम बोल देगा कि सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैस में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको ये बात भले ही वो एग्जाम में ना पूछे लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना। तो सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। सॉलिड्स का एक फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है। आपने देखा होगा आपकी जो टेबल है, ऐसा तो नहीं ना वो थोड़ी थोड़ी देर में बह जाती है, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब आप देखोगे तीनों स्टेट्स के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब सॉलिड होगा तो सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही फिक्स्ड अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। सॉलिड्स में एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होते मूव करने को, उतना फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते जितना आप कहोगे कि लिक्विड्स में कर सकते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड समझ में आ गया। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड्स में पार्टिकल्स बहुत ही कम टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड से, लेकिन हाँ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में भी, है ना, एक दूसरे के अराउंड मूव कर सकते हैं। उतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है कि अपने ही उस पर मूव करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इधर उधर थोड़ा मूव कर सकते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम क्या कहते हैं, लेकिन हाँ आपको याद रखना है, भले ही लिक्विड्स का फिक्स शेप नहीं होता लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैं आपको भी बताया कि ऐसा तो नहीं होता ना आप पानी पी रहे हो, पानी उछल के कहीं और चला गया, जैसे ऐसा आप कभी हवा को बंद कर सकते हो क्या? किसी डब्बे में नहीं कर सकते ना, लेकिन पानी को तो कर सकते हो। इसका मतलब पानी क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम को मेंटेन करता है, भले वो फिक्स शेप को मेंटेन ना करता हो, ड्यू टू लाइक सॉलिड से तो कम ही अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल थोड़ा सा फ्री होते हैं मूव करने को, ठीक है। तो वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उन्हीं का वॉल्यूम ले लेते हैं, उन्हीं का शेप ले लेते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। गैसियस स्टेट,
कोई फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। आप दिमाग से सोचोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एयर का क्या वॉल्यूम होता है। एयर तो अभी इतनी है, एयर कभी चली गई तो वॉल्यूम नहीं है ना भाई? कोई एयर को पकड़ के थोड़ी रख सकता है। उसी तरह ना तो उसका शेप होता है, लेकिन वो किसी भी कंटेनर में इसका अब कैसे पता कि कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता? अगर कोई कंटेनर है, उसमें एयर है, कितनी है आपको क्या पता? आपको नहीं पता ना। तो जो भी कंटेनर में आप एयर डालना चाहोगे तो चाहे वो बहुत बड़ा कंटेनर हो और चाहे वो छोटा सा कंटेनर हो, एयर कैन फिल एनी स्पेस। इसका मतलब एयर का कोई फिक्स स्पेस नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है? तो जो दिस इज़ वाई अ गैस रिलीज्ड इन अ रूम स्प्रेड्स ओवर द एंटायर स्पेस, वही मैंने आपको बताया, ठीक है? जब कोई परफ्यूम लगाता है या कोई अगरबत्ती है, जब आप जला देते हो तो क्या होता है, उसका जो स्मेल होता है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। क्यों? बिकॉज़ एयर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। देखो, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैपिडली। गैस पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जितना फ्रीली पार्टिकल मूव कर पाएगा, तो गैस में सबसे ज़्यादा मूव कर पाता है। तो इसका मतलब गैस पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। दे मूव रैंडमली एट हाई स्पीड्स कोलाइडिंग विद ईच अदर। कंटेनर वॉल्स गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? आपने एलपीजी का सिलेंडर लेके आते हो, ठीक है? उसके अंदर क्या होती है, अगर आप उसको हिलाओगे ना तो वो पानी जैसा साउंड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ होती उसके अंदर गैस ही है, बट वो इतना कंप्रेस्ड होके फिल होती है कि वो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है थोड़ा कम हो जाता है, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। आप समझ रहे हो? तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, बट होती तो गैस ही है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल चीज़ स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सी स्टेट है, तो वो गैसेज है, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? देखो, कर सकता है, ठीक है? अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो या प्रेशर चेंज कर दो, मैटर जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में अपना लाइक वो स्टेट को चेंज कर सकता है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँगी कि पहले आप इसको पानी के एग्जांपल से समझोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो आपको मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको अगर बर्फ़ है उसको आपको पानी बनाना है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, है ना? मेल्टिंग बोलते हैं। जब आइस गर्म होती है तो क्या हो जाता है? वो हीट होती है तो पानी बन जाती है, तो इसे कहते हैं मेल्टिंग, यानी वो सॉलिड से लिक्विड में आ गई। फिर लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन, वाटर बॉइल्स, जैसे वाटर बॉयल करता है तो सारा पानी क्या होता है? उड़ जाता है ना। अगर आप बहुत देर तक नहीं देखोगे तो पानी गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो लिक्विड था ना वो गैसीय स्टेट में चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। जहाँ पर अगर आप जैसे खाना बनाते हो ना, तो खाना बनाते होगे तो जो गैस आपकी क्रिएट होती है ना, अगर आप उसके ऊपर लिड रख दोगे तो लिड के ऊपर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है? जब स्टीम जो है वो पानी बन जाए तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो क्या होता है? फ्रीजिंग होती है। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको बर्फ़ जमानी होगी, आप पानी रखोगे फ्रिज में तो फ्रीज़ हो जाएगा एक टेम्परेचर के बाद। अगर आपको सॉलिड से गैस बनाना है डायरेक्ट, अब ये आपको वैसे नॉर्मली आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो घर में कपूर वगैरह यूज़ करते हो ना, अगर आप उसको थोड़ी देर ऐसे खुला रख दो ना तो वो गायब हो जाएगा। क्यों? उसमें ना सब्लिमेशन हो जाता है, अपने आप वो गायब हो जाता है। ड्राई आइस आती है ना, आप आइसक्रीम के साथ कभी कभी ले आते हो, तो वो डायरेक्टली क्या होता है? गैस बन जाती है, वो गायब हो जाती है, ठीक है? ये सारे चेंजेस क्या हैं? रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस हैं। ऐसे चेंजेस जिनको आप चेंज कर सकते हो, इनको आप रिवर्स कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट।